नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। रांची से एक बड़ी खबर मिल रही है। रिम्स डायरेक्टर ने शिकायत की। देखिए, एससी आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत, बेटे के नाम पर तंग करने का आरोप, छवि धूमिल करने की शिकायत की गई है। रिम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रिम्स के डायरेक्टर ने शिकायत की है। एससी आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत कर दी है। बेटे के नाम पर तंग करने का आरोप लगाया है, छवि धूमिल करने की शिकायत की गई है। और रिम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजकुमार, जिन्होंने शिकायत की है, बेटे के नाम पर तंग करने का आरोप लगाया है। और साथ ही साथ यहाँ छवि जो है वो धूमिल करने का आरोप इन्होंने लगाया है। डॉक्टर राजकुमार है रिम्स के डायरेक्टर, जिन्होंने शिकायत की है। और देखिए, रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने अब अनुसूचित जाति आयोग में स्वास्थ्य विभाग की शिकायत की है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधा है और रिम्स डायरेक्टर को न्याय दिलाने की मांग की है। जहां एक और राहुल गांधी बिहार जाते हैं और पूरे देश भर में घूम घूम के दलित के नाम पे घड़ियालू आंसू बहाने का काम करते हैं, वहीं झारखंड में उनके मंत्री, कांग्रेस कोटे के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, जो दलित समाज से आने वाले बेटे रिम्स के डायरेक्टर को अपमानित, प्रताड़ित करने का काम करते हैं, तो ये उनका दलित प्रेम दिखाता है कि इनके हाथी का दांत दिखाने और खाने का कुछ होता है। और डायरेक्टर साहब ने, जो दलित समाज के बेटे हैं, तो उन्होंने एससी कमीशन में इरफान अंसारी जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया। मैं तो उस न्याय के लिए मांग करूंगा एससी आयोग से भी कि उस दलित समाज के आने वाले उस समाज के बेटे को, उसको एससी कमीशन न्याय दे और इरफान अंसारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम करे। बीजेपी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीजेपी के लोग एससी जाति के लोगों की बात ना ही करें तो बेहतर होगा। पहले तो अधिकारियों की कोई जाति नहीं होती है, ये उन्हें समझना होगा। रही बात अनुसूचित जाति के हितैषी की, तो बीजेपी हितैषी बनने का प्रयास न करे। अधिकारियों में कोई भेदभाव सरकार नहीं करती और नहीं करना चाहिए। अगर अधिकारी पंगु हो जाए तो वहां पर जात देखकर उसको नहीं रखा जाता। जनता के हितों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति होती है और अधिकारियों को जात और धर्म में बांटना ये पूरी तरह से गलत है। भाजपा का यह सवाल ही गलत है। रही बात एससी कम्युनिटी की बात, तो कांग्रेस ने हमेशा से दलित के अधिकारों की बात की है। गोड्डा में +2 स्कूल में इन दिनों अवैध वसूली का खेल चल रहा है। 11वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड के नाम पर छात्र छात्राओं से 50 रुपए की वसूली की जा रही है। ये मामला दामिन +2 स्कूल राजा बीटा का है और ये आरोप है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों पर एडमिट कार्ड के लिए 50 रुपए फिक्स कर दिए हैं और जो छात्र पैसे देने में आनाकानी कर रहा है उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैद स्कूल के क्लर्क सवालों पर उनके बोलती बंद हो गई। वहीं इसकी शिकायत के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। बोला है बाबू कितना एडमिट कार्ड का? अरे कितना पैसा बोला है? 50 रुपया दिए पैसा? आप एडमिट कार्ड नहीं लिए हैं? कितना पैसा बोला एडमिट कार्ड का? 50। कौन बोले? किरानी सर क्या बोले? 50 रुपया दोगे तब एडमिट कार्ड देंगे? हाँ, तो हर जगह लेता है। सब बच्चा से लिया। आप लोग लिए एडमिट कार्ड? ले लिए। कौन सा दिखाइए तो। ये एडमिट कार्ड लिए, इसका 50 रुपया पैसा दिए? पैसा हम नहीं दिए। सही बताओ कितना पैसा दिया? तो झूठ काहे बोल रहे हो? 50 रुपया करके दिया पैसा? कैश देगा? दो भेजा ना तुम उनको। हाँ, दो दो पैसा दो, कैश दो। पैसा क्या चीज़ का ले रहे सर? हाँ, ऑनलाइन प्रिंट निकालने का कितना रुपया ले रहे हैं? सरकार देता है। सरकार नहीं देती है। कितना पैसा ले रहे हैं आप बताइए ना। सर से पूछिएगा। आप पैसा ले रहे हैं तो आप ना जवाब दीजिएगा। सर से हम क्यों पूछेंगे फिर? आप ले रहे हैं तो आप जवाब दीजिए। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा काफी अहम रहा और देखिए 2024 का विधानसभा चुनाव भी संथाल में घुसपैठियों के मुद्दे पर ही लड़ा गया। तो ऐसे में भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर केंद्र सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अवैध रूप से रह रहे ऐसे लोगों की पहचान के लिए राज्यों को एक टास्क फोर्स बनाने के लिए पत्र भेजा है। ये टास्क फोर्स अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करेंगी और फिर उन्हें होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और जांच पड़ताल के बाद उन्हें वापस भेजा जाएगा।
देसी घुसपैठ और रोहिंग्या की घुसपैठ को लेकर सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के द्वारा पत्राचार किया गया है और ख़ासतौर से इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का भी दिशा निर्देश जो है वो दिया गया है। ख़ासतौर से जो अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या तमाम ज़िलों में रह रहे हैं या फिर कहें तमाम राज्यों में रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर झारखंड सरकार से भी पत्राचार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। जाहिर तौर पर बात करें तो इसे लेकर एक STF बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। जो स्पेशल टास्क फोर्स होगी वो सभी ज़िलों में बनाई जाएगी और ये टास्क फोर्स जो है वो ऐसे जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं उन लोगों की पहचान करेगा और फिर उन्हें चिन्हित कर एक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा और वहां से तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उन्हें उनके देश जो है वो भेजा जाएगा। तो इसे लेकर दिशा निर्देश जो हैं वो झारखंड सरकार को भी आए हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह से कार्रवाई होती है, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ जो कि एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, इस विषय को लेकर अब केंद्र ने अपनी पहल शुरू कर दी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। केंद्र सरकार के पत्र और घुसपैठियों की पहचान के लिए टास्क फोर्स गठन के निर्देश पर झारखंड में एक बार फिर से सियासी घमासान मच गया है। आप लापरवाही कीजिए, आप घुसाते जाइए और ठीकरा फोड़िए फिर राज्य सरकार पर। अब राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा बर्डन कि अब हम चिन्हित करें। हमारे पास भी संसाधन सीमित हैं। आधार कार्ड भी आप बनवाते हैं, वोटर ID कार्ड भी आप बनवाते हैं, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। लापरवाही आपके स्तर से हो रही है। केंद्र की सत्ता में आसीन भारतीय जनता पार्टी को अब याद क्यों आ रही है? ये 11 सालों से थाली पिटवा रहे थे, सीटी बजवा रहे थे, उस वक्त याद क्यों नहीं आई कि जो अनधिकृत रूप से भारत में विदेशी रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाए? यह 11 सालों के बाद उनको याद आना। देखिए, हेमंत सरकार ने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रति रवैया अपनाया है वो तो ऐसा लगता है कि ये सब सरकार के दामाद हैं। देखिए, संथाल परगना के अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज की देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या घटकर 44% से 28% हो गई, 16% घट गई और मुसलमानों की जनसंख्या 9% से 23% हो गई। ये 1951 और 2011 के बीच की जनगणना की बात है। तो कहाँ आदिवासी 16% घट रहे हैं, मुस्लिम 14% घट रहे हैं। ये साफ घुसपैठ है साहब, लेकिन सरकार तो अब इनको वोट बैंक मानती है ना। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह एक बार फिर सवालों के घेरे में है। श्वेता सिंह के नाम पर 2 पैन कार्ड और 3 से 4 वोटर ID का मामला सामने आया है, जिसमें न सिर्फ नाम अलग अलग है बल्कि पति के नाम में भी गड़बड़ी सामने आई है। तो ऐसे में अब बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने पूरे मामले को बेहद ही गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। एक व्यक्ति और जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो 2 पैन कार्ड कैसे रख सकते हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि 3-4 वोटर ID कार्ड भी है। तो आखिर इंटेंशन क्या है 2 पैन कार्ड रखने का, 3-4 वोटर ID बनाने का क्या इंटेंशन है? ये तो उन्हीं को बताना होगा। मैं समझता हूँ कि उनको आकर स्थिति स्पष्ट भी करनी चाहिए। राजधानी रांची में चोरों का मनोबल 7वें आसमान पर है। चोर लगातार वारदात को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। रांची के पिस्का मोड़ के पास भोला मिष्ठान और रेस्टोरेंट में चोरों ने तांडव मचाया है। पहले तो चोरों ने दुकान में बैठकर जमकर मिठाई खाई, फिर कोल्ड ड्रिंक भी पी ली और फिर करीब 2 लाख रुपए चोरी करके आराम से चलते बने। चोर जाते जाते अपने साथ मिठाई भी बांध कर ले गए। चोरी की ये पूरी करतूत जो है CCTV कैमरे में कैद हो गई, जो कि आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। राजधानी रांची में चोरों का मनोबल इन दिनों 7वें आसमान पर है। लगातार चोरी की वारदातों को जो चोर है वो अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात जो है पंडरा ओपी इलाके में हुई, जहां भोला मिष्ठान नामक एक शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। पहले तो उन्होंने यहां पर जमकर मिठाइयां खाई, कोल्ड ड्रिंक पिया और फिर उसके बाद यहां से जो कैश है वो लेकर फरार हो गए। क्या कुछ था, कितनी की संख्या में चोर आए? दो लड़कन थे सर, और हमारा रेस्टोरेंट का पैसा और ये स्वीट काउंटर में जो भी पैसा था सारा पैसा ले गया सर, और गौदान पेटी का पैसा था सारा ले गया सर। और
जो सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है कि काफ़ी मिठाइयाँ भी हाँ, काफ़ी मिठाइयाँ उठाया खाया और मिठाई कुछ बर्बाद भी किया है और कुछ मिठाई ले करके भी गया है जी। चोरी भी की गई, मिठाई भी चोरी भी किया और मिठाई भी ले गया। सारा पैसा जो भी हमारा पैसा था एडवांस में, जो भी पैसा रखा हुआ था एडवांस जो बुकिंग आता है वो पैसा, और जो सेल हुआ था दुकान का पूरा दिन का जो सेल था सारा पैसा ले गया सर। मतलब कितना होगा फिर भी अमाउंट? सर अमाउंट लगभग सारा दिन का सेल था लगभग 2 लाख के आसपास में होगा सारा पैसा मिला करके जी। सारा पैसा ले गया सर। पुलिस में कंप्लेन कर दिए सर, कंप्लेन किए हुए हैं जी। पुलिस भी सुबह आए थे। क्या लगता है पूरी रेकी करके हुई है इस चोरी? सर पहले से हमको लगता है कि लड़कन कोई कभी देखा होगा किस तरह से आना है जाना है, पूरा देख लिया होगा, उसके बाद ही आकर के हाँ छत के रास्ते से ही आया है। तो कहा जा सकता है चोर जो है वो छत के रास्ते से एंटर हुए और फिर उसके बाद यहाँ पर जमकर उत्पात मचाया, मिठाइयाँ खाई, मिठाइयाँ साथ भी ले गए, तो इसके साथ ही पूरी तरह से सामानों को भी बर्बाद किया और करीब 2 लाख रुपए की बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे चोर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है, देखना होगा कि क्या कुछ इसके बाद जो है वो पुलिस जो है कार्रवाई करती है और आरोपियों को गिरफ्तार करती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। जामताड़ा से बड़ी खबर, मूर्ति तोड़ने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। रामकृष्ण मठ में तोड़ी थी मूर्ति, महिजाम से आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने स्वीकार किया अपना अपराध। 13 मई की रामकृष्ण मठ की ये घटना है जहां पर मूर्ति तोड़ी गई थी और अब आरोपी ने स्वीकार कर लिया है। क्या मूर्ति था ना? वही लोग जानेंगे, हमको क्या पता। तो तुम तोड़ा था ना? हाँ। काहे तोड़ दिया? क्योंकि मेरा पढ़ाई दिमाग खराब हो गया था, हमको लगा वहाँ पर शांति मिलेगा, तो नहीं मिला शांति, क्या करेंगे। और तुमको दिमाग खराब हो गया था, लगा कि शांति मिलेगा। हाँ। शांति नहीं मिला, इसलिए कौन चीज़ से तोड़ा था? हाथे से तोड़ा था। हाथे से तोड़ दिया था। वो अक्सर वहाँ जाया करता था। उस दिन भी वो साइकिल से गया और जब तोड़ के वो भाग रहा था तो एक कर्मी जो है, जो मठ में काम करते हैं, एक कर्मी उसको देखा था, उसके हुलिया के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। अवैध आर्म्स और फर्जी आर्म्स लाइसेंस वाले हथियारों को लेकर रांची पुलिस अलर्ट पर है। खासतौर से ऐसे अवैध आर्म्स लाइसेंस और इन लाइसेंस को बनाने वालों को लेकर रांची पुलिस अब इस पूरे नेक्सस को खंगालने में जुटी है। फर्जी आर्म्स लाइसेंस या तो जम्मू कश्मीर या फिर पूर्वोत्तर भारत के नाम पर रहते हैं। हालांकि फर्जी लाइसेंस बनाने वालों का कनेक्शन बिहार से मिला है और पुलिस इसे लेकर के बिहार में भी आने वाले दिनों में कार्रवाई कर सकती है। जाली लाइसेंस बनाते हैं और उस जाली कागज को दिखा के किसी दूसरे जिले में उसको रजिस्टर कराते हैं आर्म्स मिनिस्ट्री के यहाँ, और उसके बाद फिर वो हथियार खरीदते हैं और जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक उस हथियार को लाइसेंसी हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों को भी ये धोखा देते हैं, तो हम लोग इस नेटवर्क को गहराई से खंगाल रहे हैं और आगे जो भी डेवलपमेंट होगा। हजारीबाग में अवैध नर्सिंग होम ने जन्म से पहले ही एक बच्चे की जान ले ली। ये घटना बरकट्टा बाजार रोड की है, जहां पर अवैध रूप से चल रहे एक नर्सिंग होम में डिलीवरी के लिए एक महिला को लाया गया था। महिला का पहले 2 बार ऑपरेशन से डिलीवरी कराया गया था। बावजूद इसके अवैध नर्सिंग होम में नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की गई और अंत तक मरीज की जान से भी खिलवाड़ किया गया। बाद में परिजनों के दबाव में एक दूसरे झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में महिला को ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन तब तक गर्भ में बच्चे की मौत हो चुकी थी। 2 घंटा हमको टाइम दीजिए, 2 घंटा दीजिए। हम वहाँ पर बैठे, वहाँ बैठने के बाद में हम उसको बार बार बोलें कि हमको नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा, हमको छोड़ दीजिए, हम लेके जाएंगे कहीं दूसरे जगह। नहीं हम कर लेंगे, उसको थोड़ा ताकत तो लगाने दीजिए, बच्चा आ गया ऐसे ही करके मेरे को रोक कर रख दिया। पेशेंट को देखे हम 1 घंटा इंतजार किए, हम बोले देखिए नॉर्मल नहीं हो पाएगा, पेशेंट का कंडीशन ख़राब है। तो मेरा पेशेंट का सास और ससुर जो है खागोसा उसकी वाइफ मेरा पैर पकड़ ली। अब पैर पकड़ने के बाद में बोल जो है भगवान है, ये हैं वो है, मैडम हमारा पेशेंट को जान बचा दीजिए। जब ऑपरेशन हुआ पेट खुला तो बच्चेदानी पूरा फटा हुआ था, उसका गार्जियन को दिखा दिए, बोले बच्चा का हम गारंटी नहीं लेंगे,
जो भी बच्चा निकलेगा आपके भाग नसीब से निकलेगा। पेशेंट का जहाँ तक बात है तो पेशेंट को या अटेंडेंट को या वहाँ के पब्लिक को आप लोगों को भी जागरूकता फैलाना चाहिए कि झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में ना फंसे। और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम जो है, हम लोग जब यहाँ से सदर हॉस्पिटल हजारीबाग रेफर करते हैं तो सदर हॉस्पिटल हजारीबाग जाके सिजेरियन कराएं। ये बीच में दलाल के चक्कर में फंस के इधर उधर कराने से ये सब प्रॉब्लम होता है। कल जेएससीए का चुनाव होना है और इसके पहले लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अब जेएससीए के चुनाव में अमिताभ चौधरी का नाम उपयोग करने पर अमिताभ चौधरी के परिवार ने आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए, बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी अमिताभ चौधरी के बेटे और बेटी ने मीडिया के सामने जेएससी के चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशियों की पोल खोली है। दरअसल इस बार बीसीसीआई के चुनाव में अजय नाथ शाहदेव और एसके बेहरा की टीम चुनावी मैदान में है। एसके बेहरा की टीम ने अपने नाम के आगे अमिताभ चौधरी का नाम जोड़ा था, जिस पर अमिताभ चौधरी के बेटे और परिवार के लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। आपने टिकट पे ऐसे अपराधी एलिमेंट्स को रखा हुआ है, जैसे राजकुमार शर्मा, जैसे एसबी सिंह, जिन्होंने पिताजी के स्वयं के संपत्ति के साथ जिन्होंने उनका दुरुपयोग किया। एसबी सिंह ने अपनी दलाल और कमीशनगिरी उनके साथ करी। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट पे रखा हुआ है जो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और उसके ऊपर से आप आदरणीय पिताजी का ही नाम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमें बिल्कुल ही प्रत्येक नैतिक मापदंड से गलत लगा, इसलिए हम वो पत्र लिखने पर मजबूर थे। एक और बात है, उनकी प्रतिष्ठा के लिए कुछ अच्छा करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मूर्ति वाली बात जो थी, सुशील जी ने वो भी बात रखी। हवन वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी। हवन मेरा अधिकार है, इनको भी अधिकार नहीं है हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार। बात गलत होगी, बेटी को भी अधिकार होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अधिकार मुझे है। और अगर मैं नहीं हूं तो कोई और किसी और बेटे, मतलब मेरे कजन को होगा, मेरे पैटर्नल कजन को, मेरे चाचा के बेटे को होगा। इनको भी तक अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो उनको कैसे अधिकार हो जाएगा हवन कराने के लिए? मूर्ति की बात इसलिए हमने अब विरोध किया। आप मूर्ति के स्पेसिफिकेशन हमें बताते, लोकेशन हमें बताते और उसकी लागत बताते। अगर आप 3 करोड़ की मूर्ति बना रहे हो तो हमें नहीं लगता कि वो जेएससीए के साधन का अच्छा उपयोग है। आप 10-20 लाख रुपए में कुछ करते तो ठीक है, चलिए बात हो सकती थी। आप आके प्रपोजल तो रखते भाई। झारखंड में एक बार फिर देखिए मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है और इसकी वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। तो 17 मई से 21 मई के बीच में राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश, ठनका गिरने की संभावना है। इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने देखिए कई हिस्सों में 48 घंटे के भीतर बारिश की संभावना जताई है। 18 मई को पूरे राज्य में बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद में बड़ी संख्या में किसानों ने पैक्स के माध्यम से धान बेचा था, क्योंकि सरकार ने वादा किया था धान बिक्री के 72 घंटे के भीतर किसानों को उनका भुगतान हो जाएगा। लेकिन पैक्स को धान बेचने वाले किसानों को 3 महीने बाद भी भुगतान का इंतजार है। अब किसानों के सामने परेशानी ये है कि उनके पास पैसे नहीं है और अगले फसल का समय हो गया है। इधर विभागीय अधिकारी का दावा है कि किसानों के सत्यापन में देरी हो रही है, क्योंकि कई बार फर्जी किसानों के नाम पर भी राशि की निकासी हो जाती है। तो ऐसे में 2 से 3 दिन के भीतर किसानों को भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं, सरकार का भी समझ सकते हैं कि सरकार पेमेंट देता है तो किस्त में, और बिचौलिया लोग लेता है तो साथ पेमेंट दे देता है। सरकार इतना रेट नहीं बिचौलिया देता है। पहले बोल रहे हैं आएगा तब ना, हम लोग क्या करेंगे? पैसा हम लोग का देने का बस का बात तो नहीं है। हम लोग का जो काम है हम कर दिए हैं, पैसा देने का सरकार का काम। हम लोग को पैसा जल्दी भेज दें और क्या मांग करेंगे? धान बेच देता है, क्या करेगा? धान भी अब टाइम हो गया है हम लोग का बिहान पाड़ने का। अब तो बीज खरीदेंगे, फिर बीजरा डालेंगे, लेकिन पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? अब सावन महीना में पैसा आएगा तो फिर हम लोग का खेती होगा। बोलिए, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पैक्स में धान रहता नहीं है और गलत ढंग से वो किसानों का नाम एंट्री करके निकासी की जाती है। तो इसमें अभी हम लोग सत्यापन करके अगले 2 दिनों में जो भी राशि हम लोग के पास कल पहुँच गई विभाग से, हम लोग भुगतान कार्रवाई संपन्न करें। झारखंड में लगातार गर्मी अपना कहर दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में लगातार 1 हफ्ता से हाथियों का झुंड देखने को मिल रहा है और इस गर्मी से बचने के लिए लोग जो है घरों में दुबक रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए हाथियों का झुंड चांडिल डैम में मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है। हाथी चांडिल डैम में घंटों नहाते नजर आ रहे हैं। रात होते ही खाने की खोज में शहर इलाके में घुस करके कई घरों को तोड़ देते हैं, अनाज खा जाते हैं। दिन में चांडिल डैम में यहाँ पर हाथी जो है वो मस्ती करते हुए नजर आए हैं। ठंड में भले ही गर्मी अपना कहर ढा रही है और इस गर्मी से बचने के लिए लोग
दिन में ही घर में दुबकने को मजबूर हो जा रहे हैं। हालांकि गर्मी से बचने के लिए इंसान एसी और कूलर का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब हाथियों का नाम लोग सुनते हैं तो मन में डर का ख्याल आता है। मगर जिस तरह एक तस्वीर सामने आ रही है, सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में कुछ दिनों से जंगली हाथियों का आतंक तो देखने को मिल रहा है, मगर वहीं दूसरी तरफ इन हाथियों का जो गर्मी से बचते हुए जो वीडियो सामने आ रहा है वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। बता दूं कि सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से जंगली हाथियों का झुंड जो है वो लगातार अपना भ्रमण कर रहा है और इसी दौरान एक तरफ गर्मी से बचने के लिए जंगली हाथियों का जो पूरी तरह से झुंड है वो चांडिल के डैम में पहुंचता है और घंटों इस डैम में अपनी मस्ती करते हाथियां नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शाम होते हैं तो सभी हाथियां जो है वो खाने की खोज में लोगों के घर तक पहुंचता है और घर में रखा अनाज खा जा रहा है। हालांकि लोग एक तरफ जहां इस हाथियों की मस्ती को देखकर दिन में खुश होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शाम होते ही उन हाथियों का खौफ भी लोगों के चेहरे पर दिख रहा है। हालांकि वन विभाग सभी हाथियों के ऊपर नजर रखी हुई है और 6 सदस्यीय टीम वन विभाग ने बनाया है जिससे हाथियों को रात के समय शहरी क्षेत्र में ना जाने दिया जाए, उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मगर जमशेदपुर और सरायकेला में हाथियों की ये मस्ती का वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जामताड़ा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला गया और सुभाष चौक से मां चंचला चौक तक ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें बीजेपी नेता कार्यकर्ता समेत आम जनता भी मौजूद रहे। जो भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, उसके लिए हम लोगों ने सेना को धन्यवाद किया, सेना के प्रति आभार जताया। वैसे तो सेना के तीनों विंग मिलकर तीनों के कोऑर्डिनेशन से ओडीएम डीजीएमओ के माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सातों आतंकी ठिकाना नास्तानाबूद किया गया। इसी के तहत भारतीय सेना को नमन करने के लिए, उनके बलिदान को याद करने के लिए और उनके पराक्रम को नमन करने के लिए आज जामताड़ा जिला के तमाम संगठन, तमाम आम नागरिक मिलकर यहाँ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।